बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। और अब वर्ल्ड कप 2023 अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कल इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल खेला जाने वाला है मेज़बान इंडिया और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान। न्यूजीलैंड की टीम बड़ी बदकिस्मत है कि 1975 से लेकर अब तक न्यूजीलैंड की टीम 8 मरतबा, ये नवा सेमीफाइनल होगा, सेमीफाइनल में तो पहुंचती है, फिर 2 मरतबा फाइनल में भी पहुंची 2015 और 2019 के, लेकिन आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी है। अब देखना यह है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां अब से 12 बरस कबल भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप जीता था, क्या उस मैदान पर न्यूजीलैंड की टीम भारत की पेशकदमी को रोकने में कामयाब होती है? नहीं, क्योंकि भारत मुसलसल 9 मैचेस जीत चुका है और टूर्नामेंट की वाहिद टीम है जो नाकाबिले शिकस्त है। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात भी अब बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। मिकी आर्थर जो है कल दुबई से लाहौर आ रहे हैं, वो पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात करेंगे और आज ज़का अशरफ से मुतअद्दिद टेस्ट क्रिकेटर्स ने मुलाकात की। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनमें क्या सदाकत है क्या नहीं है कि उन्हें कप्तानी से हटाया जा रहा है। क्या ज़का अशरफ डिसीजन दे सकते हैं आईपीसी मिनिस्ट्री के उस लेटर के बाद कि जिसमें 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई है इस पीसीबी की क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी को? बहुत सारे सवालात हैं जिनके आज जवाबात जरूर जानेंगे। पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल के हवाले से और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर के हवाले से, जहां जो है ऐसा लग रहा है कि लावा जो है वो पक रहा है और लावा कभी भी फट सकता है। सबको अपनी अपनी नशिस्तें बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ है और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो बाहर हैं, वो दुआएं कर रहे हैं कि इस बोर्ड में कोई तब्दीली आए, उनका कोई रास्ता चोर दरवाजे से निकले, वो क्रिकेट में आ जाए। बहुत सारी चीज़ें जिन पर बात करेंगे और हमारे पैनल में शामिल है हर रोज़ की तरह आज भी पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी, क्योंकि आजकल हर कोई सेलेक्टर बनने के चक्कर में लगा है। चीफ सेलेक्टर सबको पता चल रहा है कि 25 लाख रुपए माहाना तनख्वाह, फिर सेलेक्टर की तनख्वाह भी अच्छी खासी होगी, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, इंडिया इनविंसिबल है कि नहीं है आपकी राय में, क्या कह सकते हैं? सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपने टप्पे देने सबको बाज आना कि नहीं देना है ना, ये तो जरूरी है, ये तो एसेंस है, पीपल लाइक इट। अच्छा, देखिए इनविंसिबल जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस की है इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम जो है इस वक्त अनबीटेबल है। बैटिंग उनकी चल रही है, फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है, बॉलर्स जो हैं वो किसी को जो है टिकने नहीं दे रहे और हर मैच जो इन्होंने जीता बहुत बड़े मार्जिन से जीता है। और जितने भी इनके प्लेयर्स हैं, अगर आप सूर्य कुमार यादव को निकालें, क्योंकि अभी तक उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सब ने आके कंट्रीब्यूट किया। सो इनकी टीम जो है इन अ बेटर पोजीशन है और जो कंडीशंस हैं वानखेड़े स्टेडियम, आई थिंक ये इनको सूट करेंगी और मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो एक दफ़ा फिर अपने मुल्क में वर्ल्ड कप के फाइनल में आए। सिवाय न्यूजीलैंड के मैच के जो धर्मशाला में हुआ, जो इंडिया 4 विकेटों से जीता, बाकी तमाम 8 मैचेस इंडिया ने बड़े वाज़ेह मार्जिन से जीते। हमें लेकिन वो भी मैच आप कह सकते हैं कन्विंसिंग विन थी, बड़ा मार्जिन था और धर्मशाला में कोई कंडीशन कोई इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा उन्होंने उस वक्त जब ये न्यूजीलैंड से मैच खेले, उस वक्त न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में क्रिकेट खेलती आ रही थी। इस मैच के बाद उनको थोड़ी सी मुसीबत हुई, 1-2 प्लेयर्स इंजर्ड हुए, 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट हारे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मैच आखिरी जीत के बड़े मार्जिन से सेमीफाइनल में जगह हासिल की। अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर तो आप क्लियर फेवरेट तो इंडिया को ही बनाएंगे। ठीक है समी, आप कैसे कहेंगे, देखेंगे कि मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, वहाँ हमने देखा है कि 4 मैचेस ऐसे हुए हैं जिनमें 300 से ज़्यादा रन्स बने। एक मैच में तो 399 रन्स बने, 387, 357, 3 मैचेस में, और फिर एक मैच ऐसा था कि जहां टारगेट चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है। तो इस तरह की पिच पर कि जहां अगर जो टीम पहले बैटिंग करती है उसको थोड़ा एडवांटेज होता है, इस तरह की पिच पर आप किस टीम को ज़्यादा फेवरेट समझते हैं या समझते हैं कि टॉस जो है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा? डिपेंड करता है, देखिए टॉस विकेट किस तरह की है, उस दिन कैसी प्रिपेयर की हुई है। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि जैसे बड़ा मैच होता है, प्रेशर मैच होता है, तो ऑलवेज रन ऑन द बोर्ड जो है वो टीम थोड़ा फेवर में करती है, क्योंकि आप
चेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फ्लड लाइट है, और फिर आपकी अगर आप एक तो विकेटें गिर जाए तो कहीं ना कहीं आपको दोबारा बिल्डअप करना पड़ता है। इस तरह नहीं खेल सकते जिस तरह आप पहली इनिंग में खेलते हैं। तो मेरा ख्याल टॉस ज़रा वाइटल होगा। अगर विकेट अभी अच्छी भी है और लंबे स्कोर हो रहे हैं तो जो चेजिंग टीम है उसको थोड़ा सा ये है कि मुश्किलात आती हैं बैटिंग में। आमिर, अगर आप देखें कि जो 2 मरतबा साउथ अफ्रीका की टीम ने इस ग्राउंड पर मोर देन 350 किए, एक मरतबा इंडिया ने किए 357 वर्सेस श्रीलंका, और फिर श्रीलंका का क्या हाल किया, तो आप समझते हैं कि इंडियन टीम का मोरल अप होगा इस ग्राउंड पर, क्योंकि एक तो उन्हें क्राउड सपोर्ट होगा, दूसरे उनके बेशतर खिलाड़ी इस ग्राउंड पर खेले हैं, मुंबई इंडियंस से भी खेलते हैं, IPL भी खेलते हैं, इंडिया को एडवांटेज होगा? देखें, हर चीज़ जो है वो वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया की तरफ टिल्ट करती हुई नज़र आ रही है। मैं समझता हूं कि थोड़ी सी पिच जो है वो डिफरेंट होगी पिछले मैचेस से। और अगर आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं, इंडिया तो क्लियर फेवरेट है ही, अगर आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं, देखिए दो चीज़ें उनको फेवर कर सकती हैं इस पर्टिकुलर मैच में। एक, पहले बैटिंग करना, दूसरी इंडिया के फास्ट बॉलर का गेंद ना स्विंग होना। अगर ये दो चीजें होती हैं तो फिर न्यूजीलैंड जो है वो ऐसी टीम है कि वो टफ टाइम दे सकती है इंडिया को, इसमें कोई शक नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर ये वाला एडवांटेज इनको मिल गया और ये उस एडवांटेज का फायदा उठा गए तो इंडिया को बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है, और दे माइट फाइंड देमसेल्व्स इन द फाइनल, क्योंकि हर बंदा यही सोच रहा है ना कि इंडिया फाइनल में। तो इतने ज्यादा अपसेट तो आपको देखने को मिले नहीं है इस वर्ल्ड कप में। मे बी जो मेजर अपसेट हो वो ये हो, लेकिन न्यूजीलैंड को आप आसान, लेकिन इंडिया क्लियर फेवरेट है। ये दो चीजें जो है न्यूजीलैंड को चाहिए टू बी एबल ठीक टू ट्रांस इंडिया इन द सेमीफाइनल। अच्छा, इंडिया के 2 बैट्समैन विराट कोहली 594 रन और फिर रोहित शर्मा 503 रन, टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के भी रोहित शर्मा ने लगाए, और विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था उससे 80 रन पीछे है कि अगर वो भी 500, विराट कोहली ने 594 रन बनाए हैं और सचिन तेंदुलकर के 673 रन थे, तो उस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते। इन 2 बैट्समैनों के ऊपर नजर होगी कीवी टीम की कि इनको अगर जल्दी आउट करेंगे तो डेफिनेटली मैच will be in Newzealand's favor। देखिए ये विराट कोहली की जब आप बात कर रहे हैं तो इनको बड़े मैचेस में खेलना आता है। देखिए मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब आप पहली दफा किसी बड़े मैच में खेलते हैं तो थोड़े से ओवर आउट होते जरूर हैं, और उसके बाद जो इधर उधर से मशवरे आ रहे होते हैं कि ओए बहुत बड़ा मैच है, आराम से खेलना है, ये है वो जो एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं होता वो अपनी ए गेम से परे हट जाता। सही। और ये जो प्लेयर हैं ये बहुत सेमीफाइनल्स, फाइनल्स और कई टूर्नामेंट प्रेशर वाले मैचेस 15 साल से खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। सो इनको एक्सपीरियंस है कि जब बड़ा मैच आएगा तो आपने अपनी ए गेम किस तरह लेके जानी है और उसको जो है बेसिकली एग्जीक्यूट किस तरह करना है, अपना जो भी आप सोच के लेके आए हो, प्लान लेके आए हो। सो आई थिंक ये वाला एडवांटेज जो है विराट कोहली के साथ तो है। उसके साथ अगर आप रोहित शर्मा की भी बात करते हैं, वो तो अटैकिंग क्रिकेट खेलने जाकर, और देखें वो मेरा नहीं ख्याल कि इस मैच में कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे। वो यही कोशिश करेंगे कि आके जिस तरीके से वो खेलते आ रहे हैं वैसे ही खेलें। अगर ये नया बॉल झेलने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है फिर एक लंबा स्कोर, फिर न्यूजीलैंड के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जो आपने बात की अर्ली विकेट्स अगर मिलती हैं तब तो फिर न्यूजीलैंड जो है वो इस मैच में जो है प्रोग्रेस कर सकता है। लेकिन समी, अगर इंडिया की आप बैटिंग देखें कि श्रेयस अय्यर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है इस टूर्नामेंट में, आप अंदाज़ा लगाएं कि सूर्या कुमार यादव को भी नहीं हो सका। रोहित शर्मा की अब इन्होंने बैटिंग लगा दी है। रोहित शर्मा की अगर मतलब हम बात करें, श्रेयस अय्यर की 421 रन, केएल राहुल के 347 रन, रोहित शर्मा के 503 रन, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही 4 बैट्समैन हैं जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया इंडिया की विक्ट्री में। इन 4 पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होगी कल के सेमीफाइनल में। जी हाँ, बिल्कुल।
जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आयद होगी, लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा खेले हैं पूरे टूर्नामेंट में, इन्होंने आते ही बॉलर पे अटैक किया। पहले आप देखें शबनम गिल खेलते हैं लेकिन वो अपने लिमिटेशन में रहते हैं, उनको अपने शॉटों का आइडिया है और वहाँ वेट करते हैं उन बॉलों का। लेकिन रोहित शर्मा ने अटैक किया उन बॉलों को जो कि बैट्समैनों के लिए मुश्किल है, और आप देखें कि शुरू में ही स्ट्राइक रेट इतना ले जाते हैं कि बाकी आने वाले बैट्समैनों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो ये इनका प्लस पॉइंट है। कहीं ना कहीं अगर रोहित शर्मा को ये जल्दी आउट करते हैं तो फिर मेरा ख्याल में इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा अलग टेस्टेड होगा। विराट कोहली की आप बात कर रहे थे, विराट कोहली ने जो बैटिंग की है इस टूर्नामेंट में, थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जिस तरह उसने भारत की, हालांकि एक आध मैच में फेल भी हुआ, लेकिन जिस तरह से इंडियन बैटिंग को लेकर चला है उसी के गिर्द रिवॉल्व कर रही है विराट कोहली के। देखिए जो इन्होंने 594 रन बनाए हुए हैं, इन्होंने खेले हैं परसेंटेज स्ट्रोक्स। इन्होंने वो जो आप यूज करते हैं आड़े वो नहीं, परसेंटेज स्ट्रोक कि ये बॉलर ये करने की कोशिश कर रहा है और मैं ये वाला इस पिच पे शॉट मारूंगा तो वो सेफ है। वो खेल खेल के इन्होंने बड़े मुश्किल हालात में अपनी टीम को रेस्क्यू भी किया। और उसके बाद जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि अगर ओपनर्स ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया हुआ है और ब्रिस्क स्टार्ट दिया हुआ है, ये आके अपने स्ट्रोक मारते हैं। ये नहीं कि अपनी वो ऑपोजिशन को अपने ऊपर हावी देते हैं, उसी मोमेंटम को लेके आगे चलते हैं। सो दोनों तरफ जो है कोहली की जो एबिलिटी है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है इस टूर्नामेंट में। समी, अब अगर हम कोहली की तो बैटिंग की बात की, क्या उन्होंने कमाल की बैटिंग की इस टूर्नामेंट में। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये उनके शॉट्स हैं जो आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें बॉलिंग की तो आप पहले हम न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात कर लेते हैं। रचिन रविंद्रा, और वो इस वक्त एक स्टार की हैसियत से पहला वर्ल्ड कप खेल रहे, 23 साल उनकी उम्र है, एक स्टार की हैसियत से कीवी टीम के लिए सामने आए। उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा रचिन रविंद्रा का इस सेमीफाइनल में? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मैन इन फॉर्म है और जिस तरह खेलते हैं कि आते ही कोई प्रेशर नहीं लेते, कोशिश करते हैं पॉजिटिव इंटेंट से खेलें और अपने जो इनके मेजर शॉट हैं, जो इनके स्ट्रॉन्ग एरिया हैं, उन पे ही रहें। तो मेरे ख्याल में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप ओवरऑल इंडिया की बॉलिंग देखें तो कहीं ना कहीं बुमराह आउट भी कर रहे हैं तो इकोनॉमिकल भी है। फिर इनका रहना इसलिए भी ज़रूरी है ये या डेविड कॉनवॉय का, कि जहाँ जडेजा आए या लेफ्ट आर्म स्पिनर आए और ये अगर सेट खेल रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा वो बैटिंग को हेल्प हो जाएगी। अगर आमिर आप देखें, रचिन रविंद्रा पावर प्ले का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जब प्लेयर्स जो हैं सिर्फ 2 दायरे से बाहर हैं तो वो उठते हुए स्ट्रोक खेलने में भी मतलब ब्रेव एक बैट्समैन की तरह वो करते हैं। देखें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब बड़ा मैच आता है ना तो जो थोड़े से यंगस्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है शाबाश, अच्छा करना है, ध्यान से खेलना है। वो काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है ना वो कंफ्यूज करती है। उसमें यह है कि अगर तो राचिन जो आके जिस तरह खेलते आ रहे हैं वैसे ही खेलें, उसी तरह खेलेंगे तो इनके रन करने के बहुत चांसेस हैं। और जो एक अच्छी चीज़ मैंने नोट की है राचिन के बारे में, अगर आप पाकिस्तान वाला मैच देख लें, जब इन्होंने आके बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, पहले 1-2 ओवर जो है वो फंस रहे थे, थोड़ा बड़े आराम से खेल रहे थे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे पिच क्या है और बॉलर क्या करने की कोशिश कर। और जैसे इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कवर ड्राइव मारी, जिसमें मुझे याद है आपने भी कहा था वाह क्या शॉट मारी है, तो उस शॉट के बाद ही स्टार्टेड टू फील कंफर्टेबल और फिर अपनी इनिंग्स जो है उसको बढ़ाना शुरू किया, स्ट्रोक्स मारे। अगर ये इसी अप्रोच से जाते हैं तो साथ में जो मैंने पहले कहा था, अगर इंडियन बॉलर्स का इतना ज्यादा गेन स्विंग नहीं होता तो फिर एडवांटेज, मैं सीम की बात नहीं कर रहा, स्विंग की बात कर रहा हूँ। स्विंग नहीं होता तो ये झेल जाएंगे। देखते हैं कि आज कीवी बैट्समैन किस तरह की बैटिंग करते हैं। हम जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि सबको इंतज़ार है कि कब कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बजे और सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2023 का शुरू हो न्यूजीलैंड और भारत की टीमों के दरमियान। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम दोनों टीमों की बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल पहला सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2023 का मेज़बान इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम जहां खेला जा रहा है उस मैच के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इस चंक में हम इस मैच के हवाले से बात करेंगे और अगले चंक में हम पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात करेंगे। लेकिन आमिर, अगर बॉलिंग को देखें आप
तो भारत के पास तो बड़ा बैलेंस बॉलिंग अटैक है, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद शमी हो, जितने उनके बॉलर हैं, मोहम्मद सिराज हों, फिर उसके अलावा रविंद्र जडेजा हों, कुलदीप यादव हों, तो भारत की बॉलिंग तो बड़ी आपको मजबूत नजर नहीं आ रही। मजबूत तो है, लेकिन कल डिफरेंट चैलेंज होगा। जिस तरह पहले मैंने कहा कि अगर गेंद स्विंग नहीं होता, अगर वो फास्ट बॉलर को खेल गए, लास्ट मैच अगर आप याद करें तो न्यूजीलैंड के बैटर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की अगेंस्ट स्पिनर्स जी। अगर आप कुलदीप यादव की बात करें, बड़े अच्छे फीट यूज करके छक्के भी मारे, ठीक है, और जडेजा को भी बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे थे और बड़े टाइमली जो है ये पिच से अपनी क्रीज से बाहर निकलते हैं। और जो भी बैट्समैन जडेजा के खिलाफ जहां पे गेंद टर्न नहीं हो रहा होगा, टाइमली बाहर निकलेगा तो जडेजा डेफिनेटली अपसेट होते हैं। सो मैच तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अगर आप इंडिया की बॉलिंग की बात करें, देखिए थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी जबरदस्त बॉलिंग, जितनी जबरदस्त बॉलिंग की और जितना आपने एंजॉय किया इनकी बॉलिंग का, और जो एंजॉयमेंट थी, आप ये सोचते थे कि ये बॉलिंग कर रहे हैं, अगर मैं खेल रहा होता तो मैं क्या करता। तो वहां पे आपको पता लगता है कि यार ये बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और ये बैट्समैन के लिए कुछ रहने नहीं देता है। समी, जो फास्ट बॉलर, क्योंकि आपके मैं पूछूं फास्ट बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जसप्रीत बुमराह है 9 मैचों में 17 विकेटें, फिर मोहम्मद शमी 5 मैचों में 16 विकेटें, फिर उसके बाद आ जाए मोहम्मद सिराज, अगर नीचे आए तो 9 मैचों में 12 विकेटें। तो इनके जो तीनों फास्ट बॉलर हैं, हार्दिक पांड्या अनफिट हो गए, हालांकि अगर किसी टीम का मेजर बॉलर अनफिट हो जाए, मेजर ऑलराउंडर, तो उसको मुश्किल होती है, यहाँ तो इनको कोई मुश्किल ही नहीं पड़ी, इनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी थी। इस फास्ट बॉलिंग अटैक को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग अटैक है और जिस तरह से अभी पेनिट्रेट करके अगर टीम बॉलिंग कर रहे हैं तो बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें, आते ही बुमराह अपनी लेंथ पे बॉल करते हैं, सिराज थोड़ा सा चांस लेते हैं। आप ये देखेंगे विकेटों के साथ साथ इनका इकॉनमी रेट अगर दोनों को देखें तो अंडर 4 है। तो मेरे ख्याल में यहाँ दूसरी टीमों को थोड़ा सा, न्यूजीलैंड को थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा कि इन बॉलरों के खिलाफ हम रन कहाँ करेंगे या किस बॉलर को अटैक करेंगे। देखिए, अगर 2-3 बॉलर भी 4 रन की एवरेज से रन कर गए और विकेट अगर थोड़ा फ्लैट है तो ऑलरेडी आप वो जो आपको रन चाहिए उससे थोड़ा पीछे रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अप्रोच का फर्क आएगा कि न्यूजीलैंड किस अप्रोच से किस बॉलर के खिलाफ जाता है। अगर ये शुरू में थोड़ा सा बुमराह सिराज को सर्वाइव भी कर लेते हैं विकेटें तो और रन भी कर देते हैं तो फिर इनकी स्पिनर पे थोड़ा सा आएगा, वरना आई थिंक सो अगर उन्होंने नया बॉल से अच्छी बॉलिंग की तो न्यूजीलैंड को मुश्किलात होंगी। सिराज की देखें, सिराज ने जिस तरीके से कि गेंद को बाहर भी निकाल रहे और इन स्विंगर भी कर रहे हैं और बड़ी पेस के साथ कर रहे हैं, तो सिराज तो डिफिकल्ट है, लेकिन बुमराह वगैरह जरा डिफरेंट है। सिराज देखिए, मैं समझता हूँ कि सिराज आपको एज ए बैट्समैन ना अपॉर्चुनिटी देता है, एक आधी देते हैं कि आप स्कोर करें, चूंकि वो स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे भी गेंद फेंकते हैं, स्पेशली लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कि जब आप बात करते हैं तो वो पैड्स की तरफ बॉल करते हैं और वहां पे रन्स बनाना आसान हो जाता है। बुमराह, देखें, आप एज ए बैट्समैन जब आप बैटिंग करने जाते हैं तो आप वेट करते हैं, जब आपने टोटल सेट करना है या आपने चेस करना, आप वेट करते हैं कि बॉलर आपको बुरा गेंद करे और उसके बाद आप उसकी जो वो अपनी जो, अगर उसने गेंद पीछे किया हुआ है तो कॉम्पनसेट करेगा लेंथ को, अगर गेंद आगे किया हुआ तो कॉम्पनसेट करेगा, पीछे किया तो कॉम्पनसेट करेगा। उसमें एज ए बैट्समैन आप अच्छी पोजीशन पे आके एक और चौका मार के बॉलर के ऊपर प्रेशर लेके आता है। लेकिन बुमराह जो है वो बुरा गेंद करता ही नहीं करता, डिसेप्टिव स्टाइल भी है। एग्जैक्टली, और देखें जो क्रीज का इस्तेमाल है वो एक्सेप्शनल है। क्रीज के इस्तेमाल के साथ जो उनका फर्मा सेट हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेसी, अगर अंदर भी लेके आते हैं गेंद बड़े आला जगह से कि ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर आता है और वहीं से जब उनका गेंद सीधा रहता है या बाहर निकलता है तो वो बैट्समैन के लिए मुसीबत तो लेके आता है। समी, आप बुमराह की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? हालांकि ये प्रॉब्लम का शिकार रहे, अनफिट भी रहे, फिर उसके बाद इनकी वापसी हुई एशिया कप में, वेस्ट इंडीज़ के टूर पे भी नहीं गए, लेकिन जब से इनकी वापसी हुई है इन्होंने प्रूव किया है कि ये इस वक्त इंडिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर हैं। जी हाँ, जब से देखें इंजरी के बाद से अभी वापसी हुई है इनकी, तो इनकी परफॉर्मेंस आप देखें कि और ज़्यादा निखर के सामने आई है। एशिया कप के फाइनल में जो इन्होंने बॉलिंग की थी श्रीलंका के जी हाँ, थ्रू आउट। और देखें, सबसे मेन फैक्टर ये होता है बॉलर का, अगर आप इन कंडीशन में जाके जब तक इंजॉय नहीं कर रहे ना, जब तक आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो कि अपनी चीज़ें सर पे सवार करो, विकेटें फ्लैट हैं, बैट्समैन को देखें, आप अगर इंडियन बॉलिंग को इस वक्त देखें इंजॉय करते हुए दिखेगी आपको कि अपनी बॉलिंग को इंजॉय कर रहे हैं। फिर आप एक चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके खिलाफ कि लेंथ इतनी अच्छी है इनकी,
अगर आप लेंथ इनकी काउंटर नहीं करेंगे तो कैसा माओ मुझे लगता है कि आप इन पे स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है। जी हाँ। एक मिनट आमिर, जो जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम का अगर हम कंपैरिजन करें बॉलिंग का, तो उनके स्पिनर ने मिचेल सेंटर ने सबसे ज़्यादा 16 विकेटें ली, ट्रेंट बोल्ट की 13 विकेटें। तो उस लिहाज से आप समझते हैं कि कीवी बॉलिंग इनके इंडियन बैट्समैनों के बल्ले से जो रन्स निकलते हैं उसके आगे कुछ बन बांध लेगी कि नहीं? देखिए, जब मैट हेनरी ने नया बॉल किया है, मुश्किल डाली। तब सेंटनर ने भी मिडल ऑफ द ओवर्स आके किए। बड़ी अच्छी बॉलिंग की। जैसे ही हेनरी बाहर हुए, उन्होंने भी विकेटें लेनी बंद कर दी, क्योंकि जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था थ्रू बोल्ट एंड हेनरी, उसका वो फायदा उठा रहे थे। अब सेंटनर को जो आउट करने पड़े हैं, उसमें उनको थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। लेकिन मैं आपको इंडियन बॉलिंग की तरफ लेके जाऊंगा। यही कंडीशन इंडिया में है, यही कंडीशंस पाकिस्तान में। हमने जो रूट लिया था वो था रिवर्स स्विंग का, ठीक है। अब चूंकि रिवर्स स्विंग कभी कभी होती है और अगर आप करने की कोशिश करें तो पकड़े जाते हैं। उन्होंने नई चीज डेवलप की है कि भाई अगर आप नया बॉल कर रहे हो तो नया गेंद स्विंग होगा तो कुछ ना कुछ होगा। और उसी पे इस रिगार्ड में इंडिया के बॉलर्स जो हैं वो बहुत आगे निकल गए सही। हैं। और इन कंडीशंस में गेंद को स्विंग करना और इतना कंसिस्टेंटली करना, आई थिंक दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट। ट्रेंट बोल्ट पे बड़ा प्रेशर होगा क्योंकि मेन बॉलर है न्यूजीलैंड के, और मैट हेनरी अगर नहीं है तो सारा बोझ जो है वो ट्रेंट बोल्ट के कांधों पर आता है। ट्रेंट बोल्ट किस तरीके से इंडियन प्लान करेंगे और ट्रेंट बोल्ट क्या प्लान करेंगे कि रोहित शर्मा को किस तरीके से नई गेंद से जब गेंद करें तो किस तरीके से रोका जाए? बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के लिए। और ट्रेंट बोल्ट मेरे ख्याल में रोहित शर्मा के खिलाफ जो प्लान करेंगे यही है कि उनको अंदर लेके आए। और हमने देखा है माजी में भी कि जो अंदर आते हुए बॉल है अर्ली ऑन स्पेशली, वो थोड़ा सा रोहित शर्मा को मुश्किल में डालते हैं। तो प्लान इनका यही होगा कि अगर स्विंग होता है अच्छी जगह से तो थोड़ा सा फुल करें रोहित शर्मा को और उनको आउट करें, क्योंकि रोहित शर्मा मैंने जैसे बताया कि वो बॉलरों पे अटैक कर रहे हैं शुरू में और उनकी लाइन अनसेटल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेंट बोल्ट। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा ट्रेंट बोल्ट का, जो समी ने कहा है बिल्कुल। रोहित शर्मा जो थे वो स्ट्रगल करते थे अंदर आते गेंद पे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, एक तो ओवर बैलेंस नहीं हो रहे अगेंस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स, और दूसरी चीज वो ये कर रहे हैं कि जैसे ही बॉलर का गेंद हल्का सा हवा में आता है वो इधर जो है विप शॉट मार रहे हैं और उनसे बहुत ज्यादा रन्स जो है वो कर भी रहे हैं इस शॉट के साथ। और थोड़ा सा गेंद पीछे होता है वो उसको फोर्सिंग पुल मार देते हैं जिससे बॉलर प्रेशर में आ जाता है। मैं समझता हूं कि कल ट्रेंट बोल्ट को सरप्राइज करना चाहिए रोहित शर्मा को। गेंद बड़ा पक्का करके अंदर लेके आए। अगर 6 गेंद कर रहे हैं, 1 अंदर लेके आए, बाकी बाहर निकालें। अगर वो इधर मारने गए तो टॉप एज भी लग सकता है। और ग्राउंड लेकिन छोटा है, आप क्या कहेंगे वानखेड़े? देखिए ग्राउंड तो छोटा है, आप उसके साथ डील करना उसका अच्छा तरीकेकार क्या है, अच्छी बॉलिंग करें, अच्छी बॉलिंग करें। और जो बैट्समैन आपके खिलाफ, देखिए इन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप ट्रेंट बोल्ट ने क्या किया, गेंद को अंदर लेके आए, ज्यादातर अंदर लेके आए, आउटस्विंगर्स कम किए। अब जो भी इनके खिलाफ तैयारी कर रहा होगा वो क्या सोच रहा होगा कि गेंद अंदर लेके आएंगे। अब इन्होंने उनको सरप्राइज करना बड़े मैच में आउटस्विंगर के साथ और पक्का करके अंदर लेके आना है। मैं समझता हूं अगर इन्होंने ये किया तो इनका अच्छा करने के बहुत चांस है। और केन विलियमसन एज अ कैप्टन वो बड़ा ज़बरदस्त है। फाइनल भी 2019 के वर्ल्ड कप का केन विलियमसन की कप्तानी में कीवी टीम खेली, बदकिस्मती से हार गई। केन विलियमसन का रोल कैसे देखते हैं? अगर विकेट वगैरह गिरती है तो वो एक ऐसा बैट्समैन है जो पूरी इनिंग्स को साथ लेकर चलता है, सामने वाले को भी खिलाता है और ख़ुद अपनी इनिंग्स को भी डेवलप करता है। फिर ऊपर से डेवन कॉनवे जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, रचिन रविंद्रा नीचे आ जाएँ, ग्लैन फिलिप, तो बैटिंग तो बुरी नहीं है न्यूजीलैंड की। जी हाँ बिल्कुल, बैटिंग अच्छी है उनकी। और देखें लास्ट 2 वर्ल्ड कप इसीलिए फाइनल में आए कि समाओ कप्तानी भी अच्छी होती है, फिर एज ए यूनिट बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में इसीलिए केन विलियमसन बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन समाओ उनके शुरू में टैकल करना बहुत ज़रूरी है। 10 से 15 ओवर अगर ये अच्छे बारी करते हैं तो फिर इनका चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे खेलने के, क्योंकि देखें बुमराह और सिराज दोनों अभी इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं और फिर फर्स्ट चेंज पे आ रहे हैं शमी, जो कभी विकेटें भी ले रहे हैं और वो भी यही गेट हार्ड। अगर ये 15 ओवर में कि समाओ अगर अटैक नहीं करते और रनों से काफ़ी पीछे रह जाते हैं तो मेरा ख्याल गेम प्लान हट होगा। तो कहीं ना कहीं शुरू में प्लान करना पड़ेगा कि हम किस तरह टारगेट शुरू में करें और कितने किस वजह से खेलें कि हमें विकेटें बचें। एक चीज़ मैं ऐड करूँगा समी, वो ये है कि अगर बैट्समैन क्रीज से बाहर निकल के खड़ा हो जाए फिर नहीं, फिर उनको लाइन चेंज करनी पड़ेगी। फिर बैट्समैन को डराने के लिए अगर वो बाउंसर भी करते हैं तो वो आप उनको अपने प्लान से हटा रहे हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंट न्यूजीलैंड के बैटर्स को करना पड़ेगा। देखिए जब मैं अगर
1 फुट बाहर आके खड़ा हो जाऊंगा। तो बॉलर क्या अब जो करेगा? उसकी नेचुरल लाइनर लेंथ है जिस पे तंग कर रहा है, वो क्या करेगा? एडजस्टमेंट हो सकता ना हो एडजस्टमेंट। तो उसमें फिर रन्स बनेंगे, फिर विकेट भी नहीं मिलेगी। बहुत Exactly. सारी चीज़ें इस पर हम मजीद बात करेंगे, क्योंकि अगर गुज़िश्ता 5 वर्ल्ड कप देखें तो न्यूजीलैंड की टीम हर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। 2007, उसके अलावा अगर आप देखें 2003, 2011, 2007 में नहीं पहुंची, 2003, 2011, 2015, 2019 और 2023। और जब वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ था 1975 में, तो इब्तदाई 2 वर्ल्ड कप्स के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम पहुंची, और फिर 1999 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी कीवी टीम पहुंची, जहां पाकिस्तान ने सईद अनवर और वजाहतुल्लाह वास्ती की बैटिंग की बदौलत न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगहम में। तो अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम क्या तीसरा फाइनल खेलती है मुसलसल या नहीं। इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान कल जो सेमीफाइनल खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में। तो एक तरफ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी वतन वापस लौट चुकी है और बड़ी चहमगोइयाँ जारी हैं। क्रिकेट के हेडक्वार्टर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में बड़ी सरगर्मियाँ हैं। चेयरमैन से मिलने के लिए दूर दराज इलाकों से क्रिकेटर आ रहे हैं और चेयरमैन मिल रहे हैं उनसे। अब उनसे क्या कमिटमेंट कर रहे हैं ये तो अंदर की बातें हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक प्रेस रिलीज आया जिसमें उन्होंने ये इस बात की तरदीद की है कि किसी को भी ऐलान नहीं किया गया है किसी चीफ सेलेक्टर का, बातचीत जारी है। आमिर, कैसे देखते हैं इन तमाम मामलात को? क्या पैनिक बटन दबा दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? इकबाल भाई, ये पहली दफा तो नहीं हुआ, हर दफा होता है, हर दफा यही करते हैं आप। हर दफा यही होता है भाई, संभल लो आराम से। अब अभी कान पट्टी पे बंदूक नहीं किसी ने रखी हुई, बड़ा टाइम है, आराम से सोच समझ के फैसले करें। इतना ज़्यादा वो जो है रश करने की ज़रूरत नहीं है। सोचें पहले, सोल सर्चिंग करें सबसे पहले कि हम कहाँ पे गलत थे। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे, आपको पता लगेगा कहाँ से हमने कहाँ गलतियाँ की और अब हम इसको सुधारेंगे कैसे। फिर आप जो है अपने ज़हन में एक खाका बनाते हैं, ओके पाकिस्तान क्रिकेट को मैंने यहाँ पे लेके जाना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं और इन स्टेप्स को लेने के लिए कौन कौन सी ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है। जब आपने अपने दिमाग में खाका बनाएंगे तभी जाके आपकी मीटिंग। लेकिन अथॉरिटी है क्या? ये भी तो एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। उसमें आज हुआ ना जो र्यूमर है, मुझे कंफर्म नहीं है, जो इधर उधर से पता लगा है, आज इन्होंने मीडिया कंसल्टेंट के लिए कोई एडवर्टीजमेंट की है। तो कितने मीडिया के लोग लाएंगे? ये बात यह है कि आपने कमर्शियल का भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, वो भी रखा हुआ है, तो इसका मतलब है वो तो हो गए फारिग। अच्छा, वो तो इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए आपको बाहर से लाने की जरूरत पड़ रही है। सो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले सोल सर्चिंग। जो लेटर इशू किया था आईपीसी मिनिस्ट्री में, उसमें क्लियर कट लिखा, उन्होंने कह दिया ना कि भाई इतने लोग आपने भर्ती किए हुए हैं, क्या वो काबिल नहीं है कि आपको नया रखने की जरूरत पड़ रही है। सो आई थिंक अभी ये जितने भी वॉनबीज हैं, वॉनबीज जितने भी हैं जो क्रिकेट बोर्ड में कोई मुलाजमत या कोई ओहदा लेने के लिए कर रहे हैं, उनको ये सोचना है कि भाई अभी तो जो इनका नोटिफिकेशन आया उसमें तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर कैसे आप आएंगे इधर? तो कैसे आएंगे? हाँ, उसमें यह है कि आप जो भी जा रहा है सबसे पहले क्वेश्चन करने की जरूरत है चेयरमैन को। हाँ जी, आप बताएं, आप क्या करना चाहते हैं, क्रिकेट को आप किधर लेके जाना चाहते हैं और कैसे? वो तो चेयरमैन कहते हैं आप बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ यहीं पे तो गलती है। हम आपके पहले लिए आप क्या कर अपना सकते हैं? खाका खुद बनाएंगे कि मैंने मेरे लिए क्या डिलीवरेबल्स हैं। अगर आपको यही नहीं पता डिलीवरेबल्स है, हो सकता मैं उनके पास जाऊं तो मैं गलत बताऊं उनको, हो सकता है कोई और जाए, वो जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट जो उनके दिमाग में रिक्वायरमेंट है वो ना हो। अगर आप गलत बताएंगे तो उनकी क्रिकेट नॉलेज इतनी तो होनी चाहिए, वो आपको कहेंगे नहीं आप गलत बता रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ पहले आपका खाका होना चाहिए दिमाग में कि ये चीजें हैं, हमें आगे चलना है, आप डिस्कस करते हैं सही, और उसके बाद फिर आप आइडियाज लेते हैं, उसके बाद
आगे बढ़ते हैं। अगर आपके दिमाग में खाका नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है समी, ये क्या मजाक बना हुआ है कि पहले इंजमाम उल हक चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन किया, उनका इस्तीफ़ा तकरीबन 8-10 दिन के बाद मंजूर हुआ, इंक्वायरी अभी तक चल रही है, कोई उसके नताइज नहीं आए, और उसी दौरान जब इंजमाम का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया, तौसीफ अहमद को अबूरी चीफ सेलेक्टर बना दिया सीनियर टीम का, वजाहतुल्लाह वास्ती को अबूरी चीफ सेलेक्टर बना दिया जूनियर टीम का, और फिर उसके बाद आज वो सिलेक्शन कमेटी सैक कर दी गई। तो क्या मजाक क्या हो रहा है? आप समझते हैं इससे स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी? लोग मजाक उड़ाते हैं कि कभी आप किसी को बनाते हैं, कभी किसी को बनाते हैं, इससे वो लोग जो जॉब सीकर्स हैं उनके हौसले मजीद बुलंद होते हैं कि ये तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ये इकबाल भाई देखें, ये अबूरी कमेटी जो बनी थी, मेरे में भी 2-4 दिन पहले बनी थी, मतलब 2-4 दिन में बना के 2-4 दिन में गिरा दी। ये किस तरह की मतलब बात है? अभी बारात रवाना भी नहीं हुई थी और बस ये खबर आ गई कि कैंसिल हो गया निकाह। या देखें, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में यही कहा था कि देखें, आपको सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी देखनी है। अगर आपको क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस का सबसे ज़्यादा वो है तो सबसे पहले तो आप ग्राउंड रियलिटी सबसे ज़्यादा किसको पता होगी? कोच, कप्तान, मैनेजमेंट को। उससे आपकी बात ही नहीं, आप पहले से क्रिकेटरों से मतलब आप मुलाकातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या नहीं हुआ। और मुझे हंसी आ रही जो जिस तरह एक्सप्लेन किया ना आपने भी, बीच में कहा कि बारात तैयार है। देखिए वो तो आपने सही कह दिया, ना आपको दूल्हे का पता और ना दुल्हन का पता। आप मौलवी इकट्ठे किए जा रहे हैं कि निकाह पढ़ाना है। अच्छा चलें, इस पे हम बात करेंगे, कौन इकट्ठा किया जा रहा है, इस पे मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट में एक ही खबर गर्दिश कर रही है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, और पीसीबी के चेयरमैन इस सिलसिले में मशावरत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या उनके पास इस बात की अथॉरिटी है कि वो बाबर आजम को कप्तान की हैसियत से रिमूव कर दें? क्योंकि आईपीसी का लेटर अगर वो देखें तो उसके मुताबिक तो नहीं है। अब अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या वायलेशन करेंगे? हम तो बाबर आजम को ये मशवरा देंगे कि आप इस्तीफ़ा नहीं दो, तेल देखो, तेल की धार देखो, और फिर उसके बाद क्या होता है। अभी बाबर आजम भी मिलेगा चेयरमैन से जाके। हमें मैं तो पहले समझता था कि आप टिप्पा ही करते हैं, ये तो आपने तकरीब कारी कर दी। नहीं, तकरीब कारी किया है तो हकीकत बयान की है ना। नहीं तो ये तो आपने बम भी फोड़ दिया ना। नहीं तो वो जाएगा बाबर, उससे जरूर पूछगछ तो करेंगे ये। नहीं, आपने वैसे पॉइंट तो बिल्कुल सही कहा कि अगर बाबर रिजाइन नहीं करते तो उसको चेंज किस तरह करेंगे। हाँ ये बात भी है, लेकिन ये मशवरे तो लोगों से कर रहे हैं ना चेयरमैन साहब। देखिए मशवरे करके क्यों करना भाई? अगर आप जो है जो भी डिसीजन करना है अपना माइंड अप्लाई करके करें ना, खुद अपने बेस पे करें। हाँ। भाई आप इसका मतलब है डर रहे हैं फैसला करने से। सही। अगर जो सख्त फैसले हैं वो करने से आप डर रहे हैं। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, उसको कहीं ना कहीं आके सख्त फैसले लेने होते हैं। सही। सख्त फैसले लेने की जरूरत होती है। अगर आप उससे शाय करते हैं तो फिर आपके लिए मुसीबत है। समी कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है कि बाबर आजम को हटा देंगे कप्तानी से? बाज जो अक्लमंद लोग हैं वो ये कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का टूर है और अभी उस 95 से ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच हम नहीं जीते, तो अगर बाबर को हटाते हैं, किसी नए को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? और अब पाकिस्तान का वनडे मैच जो है, अगर 2 साल देखें हम, 9 वनडे हैं पाकिस्तान के, अब तो सारे T20 हैं। ऑस्ट्रेलिया जाएगी 3 टेस्ट, फिर न्यूजीलैंड जाएगी 5 T20, फिर PSL, फिर न्यूजीलैंड आएगी T20। तो अभी कप्तानी को तब्दील करने का जो फैसला है, एक चीज ऐड करूं वो ये है, अगर आप T20 की बात कर रहे हैं, अब नियर फ्यूचर में T20 वर्ल्ड कप है ना, तो बाबर की तो T20 में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। 2 दफा आप एशिया कप और एक दफा वर्ल्ड कप के फाइनल, वर्ल्ड कप के फाइनल में आए हैं, फिर आपने सेमीफाइनल क्वालिफाई किया हुआ है। सो आपको सारी चीजें जो है वो सामने रखनी पड़ेंगी। ये तो मशवरा देने वाले बताए ना, नहीं जो रिएक्शन नहीं कर सकते। नहीं तो ये जो मशवरा दे रहे हैं वो नहीं बता रहे कि सर देखें ये T20 में इसकी ये परफॉर्मेंस है। T20 देखिए वो तो एजेंडा है ना, आप अंडरस्टैंड करें। हम तो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए ये डिस्कशन कर रहे हैं, हम दूसरे एवेन्यूज भी खोल रहे हैं ताकि कुछ सोचो यार। समी आपकी क्या राय है? आप एज ए टेस्ट क्रिकेटर बाबर आजम को इस मौके पर कप्तानी से हटाना दुरुस्त फैसला होगा या एक नया जो है पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रहा है? देखिए इकबाल भाई, किसी को भी हटाना हो या चेंज करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है उससे बेहतर प्लान हो। आपके पास क्या प्लान है कि कोई नया कप्तान आएगा, आप ऑस्ट्रेलिया जीतोगे आप, या अगला वर्ल्ड कप जीत के आओगे?
मतलब एक विजन होता है, एक सोच होती है ना, सिर्फ हटा देने से बस अगर आपको क्या लगता है सिर्फ बाबर आजम की कप्तानी ही सिर्फ मेन और प्रॉब्लम, बाकी उन्हें 10 मतलब कुछ बाकी नहीं चीजें किया। नहीं आइडेंटिफाई 10 जो थे वो सही थे। और ऊपर बाकी। से आमिर भाई ने देखिए क्लियरली ये बताया कि T20 की परफॉर्मेंस तो हमारी बहुत अच्छी है, हमें तो वहां तो इतनी ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है। अब अचानक से आप देखें ये आप वही आप 90s में जा रहे हैं कि दोबारा से 4 बंदों को कप्तानी की रेस में दौड़ा के आप टीम का माहौल खुद खराब कर रहे हैं। तो ये बात तो वो चल रही है, तो मेरे नहीं ख्याल के बाबर आजम को अभी हटाना चाहिए कप्तानी से। आज तो समी ने बड़ी जबरदस्त बात कर दी कि 4 लोगों को देखिए जो भी सिंसियर होगा क्रिकेट के वो यही साथ वो मशवरे अभी ये देगा। बात नहीं करेगा, है ना? अभी बिल्कुल बात नहीं करेगा। देखिए आपको किस चीज की जल्दी है? सोच विचार करें कि भाई ये हम लोग देखें। आपने जब सरफराज को कप्तान किया, चेंज किया, मैं बहुत ज्यादा वोकल था, ये गलत कर रहे हो, अभी टाइम नहीं है। आपने बनाया बाबर आजम को कप्तान, ठीक है भाई, कहीं ना कहीं उसने परफॉर्म किया है। लेकिन चूंकि हाँ, बाबर आजम से जो क्वेश्चन होना चाहिए, जो क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं सोच विचार, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, हाँ भाई इधर बैठ जाओ, तुमने कौन कौन सी यारी दोस्तियां निभाई हैं? हाँ, टीम का अगर सिलेक्शन में तुमने यारी दोस्तियां निभाई हैं, फिर उसको उठा के फेंको। हाँ, सही है। क्योंकि उसने बेसिकली ही सोल्ड यू डाउन द रिवर। अगर उसने यारी दोस्तियां निभाई हैं, अगर उसने ये इंसिस्ट किया है कि नहीं ये वाला प्लेयर होना, ये होगा, तो इससे- फिर तो आई एम ठीक है समी, कि अगर आपको सोचने की भी जरूरत नहीं सही। है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन समी आप क्या समझते हैं, मिकी आर्थर जो आकर मिल रहे हैं, तो वो पिछली दफ़ा भी 2019 के वर्ल्ड कप के बाद भी मिकी आर्थर आए थे, क्रिकेट कमेटी में शामिल थे। उसके बाद जब बाहर निकले मीटिंग के बाद तो खासे गुस्से में थे, क्योंकि उनको थैंक यू बाय बाय कह दिया गया था। इस मरतबा मिकी आर्थर आ रहे हैं, ज़का अशरफ से इस मरतबा मिलेंगे, तो आप समझते हैं कि फिर मिकी आर्थर के 1 विकेट तो गिर गई है, मॉर्नी मॉर्कल खुद ही चला गया इस्तीफ़ा देकर, बाकी एंडियो पोटेक, ग्रांट ब्रैडबर्न, मिकी आर्थर, ये सब इस्तीफ़ा देंगे या इंतज़ार करेंगे? उन्हें पता होगा कि पीसीबी डिसीजन नहीं ले सकता, शायद उनको इस बात का इल्म हो। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि उनको कॉन्ट्रैक्ट रहे ना रहे, कोई फाइनेंशियल साइड पे कोई नुकसान हो, दे ऑल आर सिक्योर फॉर 2 साल के लिए। बात यह है कि अगर दुख होता तो मॉर्नी मोकल छोड़ के नहीं जाते, यहाँ आके एक्सप्लेन करते कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम आई है हमारे। देखें बात सिर्फ इसकी नहीं है, ये 2-2 साल के लिए आए थे कोचेज। नहीं, उनका जून में आए थे, 6 महीने के 6 महीने के लिए आए थे, लेकिन कहाँ है उनकी मतलब कोई रिपोर्ट आई है कि आगे हमें ये करना है? आप कोचेज ला के एक्सपीरियंस भी दे जा रहे हैं, फिर आपकी टीम भी हारे जा रही है, फिर आपके पास फ्यूचर का भी कोई लाए हमारे नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। चलें देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। मुलाकातें तो शुरू हो गई हैं, लोग अपने अपने तज्जिए तबसरे भी पेश कर रहे हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की नज़रें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पर मरकूज़ हैं, जहां ज़का अशरफ साहब मुख्तलिफ खिलाड़ियों से मुलाकातें कर रहे हैं। आज पीसीबी ने तरदीद की है, वहाब रियाज मिले जाकर, तो पीसीबी ने एक तरदीद जारी की है कि वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर नहीं बनाया जा रहा। आखिर तरदीद की ज़रूरत क्या है? आप पहले किसी को बनाएंगे तो पता चलेगा। बहुत सारे मामलात हैं जिन पर हम कल जब दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम करेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट डेवलपमेंट पर, और कल सेमीफाइनल मैच भी है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, उस पर भी बात करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।